हेलो फ्रेंड्स, मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और फ़िलहाल यूपीएससी का तैयारी मैंने स्टार्ट कर दिया है और स्पेक्ट्रम को लगभग अच्छा से ही मैंने पढ़ लिया और समझ लिया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका ही एक लॉन्ग वीडियो बनाया जाए जिसमें स्पेक्ट्रम का, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्पेक्ट्रम का बुक है आधुनिक भारत का इतिहास और ये मेरा पूर्णतः संशोधित एवं परिमार्जित संस्करण 2022 का है। तो इसको मैं क्या करूँगा, लाइन बाय लाइन रीड करूँगा और उसको किस तरह से पढ़ा जाए, जैसे कि उसको कैसे वास्तव के साथ रिलेट करके पढ़ा जाए और जो कुछ चीज़ सब चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ा जाए, उस हिसाब से मैं पढ़ूँगा। तो इसीलिए ये वीडियो है। जो लोग स्टार्ट कर रहा है या फिर सोच रहा है कि स्पेक्ट्रम कैसे पढ़े, या फिर हिस्ट्री जिसको डर लगता है, मेरे ख्याल से वो अगर इस वीडियो को देखेगा तो हिस्ट्री में डर तो चला ही जाएगा और उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगेगा। इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो ये किताब दिखा देता हूँ। अगर आप लोग ख़रीदना चाहें तो ये किताब खरीद लीजिएगा, आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम। रिटेन बाय कौन है? राजीव आहिर, आईपीएस था। इसे कवर भी देख लीजिए, ये वाला बुक है, एक ही है, तो मेरा हिंदी वाला है। तो बिना कुछ समय बिताए, बिना कुछ समय नष्ट ना किए अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे रीडिंग से या फिर मेरे पढ़ाने से अगर कुछ समझ में दिक्कत होगा तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। उम्मीद है कि मैं जिस तरह से पढ़ूंगा और जिस तरह से ये वीडियो बन रहा है, आप लोगों को हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका इकाई 1, स्रोत एवं उपागम, अध्याय 1-2, आधुनिक भारतीय इतिहास का स्रोत। तो स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जांच पड़ताल के माध्यम से सूचना का ज्ञान प्राप्ति या जांच। इतिहास अभिलेख लेख से हासिल अधिगम या जानकारी। जैसे कि हम जानते हैं कि इतिहास अतीत में मानव प्रयास एवं घटनाओं से संबंध होता है, जो विचारों, आस्थाओं एवं रीति रिवाजों के विकास के साथ अंतर्गुथित होता है। इतिहास में कालक्रम अतीत में क्रमानुसार घटित घटनाएं संलग्न होता है, परंतु कुछ भी बांटा हुआ नहीं है। इसमें केवल परिवर्तन ही नहीं अपितु निरंतरता भी है, क्योंकि वर्तमान और भविष्य की घटनाएं तथा विचार अतीत से प्रभावित होते हैं। फिर चाहे विचारों में समय के साथ परिवर्तन क्यों ना आ गए हो, अतीत का अध्ययन केवल तभी किया जा सकता है जब उससे संबंधित आंकड़ों और अथवा जानकारियों के कुछ स्रोत उपलब्ध हो। इतिहास के अध्ययन के लिए अभिलेख, स्थापत्य कला तथा साहित्यिक कार्य कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनमें कथा साहित्य, मौखिक कहावतें और चित्रकलाओं के अलावा संस्मरण, जीवनियाँ और यात्रा वृत्तांत शामिल है। 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के भारत का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
तो आप इस पैराग्राफ से आपको क्या समझ में आया कि इतिहास इतिहास क्या है? जैसे कि हिस्ट्री के लिए गीक साथ ये हिस्ट्रिया से लिया गया है। इसका अर्थ है जांच पड़ताल के माध्यम से सूचना, ज्ञान प्राप्ति या जांच, इतिहास, अभिलेख, लेख से हासिल अधिगम या जानकारी। तो मेन बात यह है कि जांच पड़ताल के माध्यम से, मतलब ऐसे अंधविश्वास में नहीं, जांच पड़ताल के माध्यम से सूचना या ज्ञान प्राप्ति या जांच, इतिहास, अभिलेख, लेख से हासिल अधिगम या जानकारी। जो कोई भी अभिलेख है, कोई लेख है ना, कोई प्रूफ डॉक्यूमेंट्स है पास्ट का, तो वहाँ से हासिल जो जानकारी है वो है इतिहास। तो इतिहास के अध्ययन के लिए कुछ स्रोत भी है, जैसे कि अभिलेख, स्थापत्य कला, जैसे कहीं का स्थापत्य कला देख के उसका इतिहास किसने बनाया, या फिर ये किस चीज़ को सोचते हुए बनाया गया, या फिर ये किसके युग में ये बना है, उस लोग का रीति रिवाज क्या था, वो सब पता चलता है। तथा साहित्यिक कार्य कुछ महत्वपूर्ण स्रोत है। साहित्यिक कार्य जैसे कि कुछ कविताएं, कुछ स्टोरीज, कुछ किसी के द्वारा लिखा गया कोई किसी द्वारा लिखा गया कोई स्टोरी, प्रबंध, ये सब क्या होता है, महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कुछ भी चीज़ का लेख पढ़ेंगे या फिर साहित्य पढ़ेंगे कुछ भी समय का, तो उस समय के बारे में वो जो साहित्यिक है उसमें लिख देता है, या फिर वो कोई कविताएं है उसमें लिख देता है। तो हम लोग को उस साहित्य के माध्यम से भी जानकारी मिलता है, और भी बहुत कुछ स्रोत हैं जिसको हम लोग पढ़ते पढ़ते जान जाएंगे। वैसे अभी बता देते हैं कि बस स्रोत मेनली यही है। चित्रकला भी है, कुछ मौखिक कहावतें भी है ना, और कथा साहित्य, और भी क्या, और एक्स्ट्रा और भी क्या क्या है, संस्मरण, जीवनिया और यात्रा वृत्तांत। जैसे कि यात्रा वृत्तांत पता है, बहुत उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि ह्यूएन सांग, उसका क्या था, शिव की, मेरे ख्याल से उसमें क्या पता चलता है उस समय जो आया था ह्यूएन सांग, और फाइयन भी एक समय आया था जो हम लोग के देश में उस समय, जिस हर्ष ह्यूएन सांग किसके समय आया था, हर्षवर्धन के, उसका समय का। तो हर्षवर्धन के समय इंडिया में कैसा था, तो कोई आदमी तो अभी तक जिंदा नहीं है जो हर्षवर्धन के समय में पैदा हुआ अभी तक जिंदा है, ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन हम लोग जान सकते कैसे, वो जो ह्यूएन सांग ने लिख के गया था, उसका जो डायरी है, मतलब यात्रा वृत्तांत, उससे हम लोग को पता चलता है। इसी तरह से तो ये आधुनिक भारत का इतिहास है। 3 खंड है ना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, और ये हम लोग का इंडियन हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री अलग होता है। तो इंडियन हिस्ट्री मेनली इसमें स्पेक्ट्रम में जो दिया है वही हम लोग यहाँ पर आलोचना करेंगे। तो 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के भारत का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो पहले आ जाता है पूरा लेखीय सामग्री, इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं कि कैसे ये इतिहास को बनाता है, या फिर इतिहास का स्रोत, ये पूरा लेखीय सामग्री कैसे हुआ, या फिर किस कारण से ये पूरा लेखीय सामग्री से हम लोग इतिहास को जान सकते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेखों, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेज को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। ये तो बहुत सही बात है कि जो आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेख हो, कि वो जनरली वो सब झूठ नहीं होता है। विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेज, ये सब प्राथमिकता दिए जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई पर्सनल कोई ऐसे नहीं लिख देता है। जनरली ये तब उस टाइम का सरकार या फिर जो राजतंत्र है उसमें ये वास्तविक चीज़ को बेस बनाता हुआ लिखा गया था, इसीलिए। तो पुरालेखीय सामग्री ऐसे दस्तावेज है जिन्हें कोई संगठन, लोक प्राधिकारी, संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है।
नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज में है और 1 मिनट और जिन्हें तत्पश्चात बढ़ती ऐतिहासिक अनुसंधान या भविष्य के कार्यों के नियोजन में संदर्भ के लिए उनके अधिकारों एवं गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। तो ये सब जैसे कि ये अभी पुरालेख्य सामग्री जो बोला, किसने किसने तैयार किए होंगे? कोई ना कोई संगठन, लोक प्राधिकारी या संस्था या व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के लिए तैयार करता है और वो सबको क्या करता है? तत्पश्चात बढ़ती ऐतिहासिक अनुसंधान या भविष्य के कार्यों के नियोजन में संदर्भ के लिए उनके अधिकारों एवं गतिविधियों का प्रमाण के तौर पर सुरक्षित भी रखा जाता है। ये सब दस्तावेज है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600 से 1857 की कालावधि के दौरान की व्यापारिक दशाओं का विस्तृत वर्णन प्रदान किया। ये सब दस्तावेज है पूरा, इतना से इतना दूर तक, इतना साल तक, है ना, लगभग। और भी है, आगे भी है, तो अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बोल रहा है। यह सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी ने हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की। ये सही है कि ब्रिटेन की जो वाणिज्यिक कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, हजारों मील दूर, मतलब कहाँ ब्रिटेन कहाँ इंडिया, है ना। एक ऊपर से इंडिया एक बड़ा क्षेत्र भी था, उस पर अपना राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की थी, है ना, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी जो पूरी तरह कागजों पर था। तो कुछ भी चीज़ उसको रिकॉर्ड रखना होता है, कम से कम काम चलाने के लिए। इतना बड़ा देश, जो लोग उसमें सर्वोच्चता प्राप्त किया था उस समय हम लोग का इंडिया में, उसको चलाने के लिए भी तो बहुत सारा दस्तावेज, उसको नियम कानून बनाना पड़ा था। तो सब दस्तावेजों में वो लोग क्या किया था, लिख के रखा था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी और प्रत्येक व्यवसाय एवं लेन देन, प्रेषण, परामर्श एवं कार्रवाई गुप्त पत्रों तथा अन्य पत्राचार के माध्यम से होता था। या तो क्या बोल रहा है, गुप्त पत्रों या अन्य पत्राचार के माध्यम से होता था, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक सामग्री की मात्रा में कल्पनातीत वृद्धि हुई। ऐतिहासिक सामग्री की मात्रा में मतलब बहुत सारा दस्तावेजों या फिर कोई मुद्रा, ये सब जो उस समय व्यवहार किया जाता था, उसका मात्रा में कल्पनातीत वृद्धि हुई। राजकीय अभिलेख, निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबंध अभिलेखों के अतिरिक्त जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों को शामिल करते थे। ये सब हुआ। हाँ, जब ब्रिटिश महारानी मतलब क्राउन ने प्रशासन संभाला तो उसने भी बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों से राजकीय अभिलेख सुरक्षित रखे। तो इस तरह से यहाँ से इतना दूर हम लोग समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये सब अभिलेख या फिर दस्तावेज कैसे सुरक्षित रखा गया था उसके बारे में। हाँ, इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणवार प्रत्येक घटना एवं विकास को समझ सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में जो सो दस्तावेज था और धीरे धीरे जो दस्तावेज बनते गया, तो वो सब क्या हुआ, जैसे कि धीरे धीरे हम लोग 1600 का दस्तावेज पढ़ते, फिर 1605 का, 1606 का, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 1800 तक पढ़ते हैं, 1800 पढ़ते हैं। उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ, 47 तक ऐसे पढ़ते हैं। तो उसमें तो हम लोग को मिल ही जाता है बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स, और वो सब भी वो लोग अपने स्वार्थ के लिए ही अच्छे से रखा था उसको, उस सबको। तो क्या है, इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणवार प्रत्येक घटना एवं विकास को समझ सकते हैं और नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान सहित निर्णायक की प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं ना। जैसे कि नीति निर्माता जो लोग की नीति निर्माता था, उस लोग का मनोविज्ञान से उन लोग का भावनाएं क्या था, है ना, मन में क्या चल रहा था, ये सब उस दस्तावेजों में तो उसका रिफ्लेक्ट होता है ना।
तो वो सब प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं। तो वो सब हम लोग उसी दस्तावेज से मतलब यहाँ पर जो टॉपिक है पुरालेखीय सामग्री, वहाँ से हम लोग जान सकते हैं। इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनियों, जैसे कि और अन्य यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग जनरली समझते कि एक है। जब हम लोग को स्पेक्ट्रम पढ़ते तब पता चलता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक नहीं था, ये ऑनेस्ट ऑन अंग्रेज का नहीं था, उसके अलावा और भी था, जैसे कि पुर्तगाली था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सब के अभिलेखों भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों के इतिहास के सृजन हेतु उपयोगी है। तो इस लोग जैसे अंग्रेज लोग ने रखा था, ये लोग भी अपना अभिलेख रखा था, है ना। तो प्राथमिक स्तर पर ये आर्थिक इस इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इनसे काफ़ी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो दोनों में ही हम लोग को मतलब आर्थिक इतिहास भी, राजनीतिक इतिहास व्यवस्था भी, दोनों ही, क्योंकि सभी दस्तावेजों में लिखता था, अभिलेखों में लिखता था। व्यापक तौर पर आधुनिक काल के लिए राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियां हैं। राजकीय अभिलेखों की कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां, जैसे कि केंद्रीय सरकार के पुरालेख, राज्य सरकार के पुरालेख, मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख और न्यायिक अभिलेख। इनके अतिरिक्त विदेशों में भी निजी अभिलेख एवं अभिलेखीय स्रोत उपलब्ध है। ब्रिटिश काल के कुछ प्रकाशित अभिलेख भी हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान सूचना प्रदान करते हैं। तो क्या समझ में आया कि व्यापक तौर पर आधुनिक काल के लिए राज्य के अभिलेख की 4 श्रेणियाँ हैं, 4 श्रेणियाँ उसमें विभाजित किया गया है। जैसे केंद्र सरकार का अभिलेख, ठीक है, पुरालेख, राज्य सरकार के पुरालेख, मध्यवर्ती और इस दोनों के बीच में केंद्र राज्य के जो लोग था वो लोग मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख, और क्या था, न्यायिक अभिलेख। ठीक, तो इनके अतिरिक्त और क्या था, विदेशों में भी निजी अभिलेख, विदेशों में जो पर्सनल ये सब अभिलेख था, एवं अभिलेखीय स्रोत उपलब्ध है। तो निजी अभिलेख एवं अभिलेखीय स्रोत उपलब्ध है। तो इस तरह से बहुत सारा सरकार के अलावा भी गैर सरकारी बहुत अभिलेख स्रोत उपलब्ध है। ब्रिटिश काल के कुछ प्रकाशित अभिलेख भी है जो आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान सूचना प्रदान करते हैं। तो ये हुआ। उसके अलावा क्या बोला इसमें कि ब्रिटिश काल कुछ और भी